दुनिया इस वक्त एक महायुद्ध देख रही है। अमेरिका और इजराइल गुत्थम गुत्था है ईरान के साथ, और उस पर एक छोटा सा ब्रेक लगा है, जिसे क्षण भंगुर ब्रेक कह सकते हैं। और ये अभी कल ही से शुरू हुआ है। 15 दिन इसकी मियाद बताई जा रही है, लेकिन इस बीच में भी इजराइल ने लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले जारी रखे हैं। हिजबुल्लाह पर उसके प्रहार जारी है। और ये जो लगभग 40 दिनों से चल रहा है युद्ध, इससे पूरी दुनिया प्रभावित है, हर तरीके से प्रभावित है। चाहे वो एनर्जी क्राइसिस हो, ऊर्जा का संकट हो, या फिर कोई और बात, या फिर कोई और खतरा। तो दुनिया ने क्या सीखा? सवाल यह है कि इस युद्ध में कौन जीता, चूंकि दावे दोनों तरफ से हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी साहब। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। सर, आपने लंबी सेवाएं दी हैं भारतीय फौज को, और उस पे हर भारतीय गर्व महसूस करता है। लेकिन इस सेवा और इस अनुभव से जो कुछ आपने सीखा, उसके आधार पर हमारे लोगों को बताइए, जो ये वीडियो देख रहे हैं, कि इस युद्ध में जो लगभग 40 दिनों से चल रहा है, कौन जीता है आपकी नजर में? राजेंद्र जी, किसी भी लड़ाई का एक उद्देश्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। और जब हम युद्ध में जाते हैं तो हमारी जो सिखलाई है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम। उद्देश्य क्या है आपका उस लड़ाई में जाना, और जब आपका उद्देश्य बिल्कुल क्लियर होता है, राष्ट्र हित में होता है, और उसको फिर आप फॉलो करते हैं, तो मैं समझता हूं हर युद्ध में सफलता तकरीबन गारंटीड होती है। लेकिन जब आप एक ऐसे युद्ध में जाते हैं जिसमें आपको यही नहीं मालूम कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या हासिल करना चाहते हैं, और आप केवल यह दिखाने के लिए कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं इसलिए जाते हैं, तो ये कोई उद्देश्य नहीं है। और यही इस उद्देश्य में अगर आप ईरान और इजराइल और अमेरिका का युद्ध के बारे में देखेंगे, तो ये जो शुरुआत में कहा गया कि उनके 4 थे, लोगों ने अपने अपने सबने गैस वर्क किया कि क्या उद्देश्य हो सकते हैं। किसी ने कहा रिजीम चेंज था इनका, लेकिन जो डिक्लेयर्ड थे रिजीम चेंज जरूर था। ये भी था कि वो बैलिस्टिक मिसाइल का जो स्टॉक पाइल था अमेरिका का, उसको बर्बाद करना चाहते थे। नॉन स्टेट एक्टर्स जो थे, हमास, हौती, हिजबुल्लाह, इनको बिल्कुल खत्म करना चाहते थे, और ईरान को एक नया स्वरूप देना चाहते थे। लेकिन इसमें से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अगर आप कहें कि रिजीम चेंज कर दिया, तो यस, जो लीडरशिप थी उस वक्त की, उन्होंने उन सबको खत्म कर दिया। नई लीडरशिप ईरान के उसकी आ गई। वो जो चाहते थे कि अमेरिका के प्रभाव में रहे और अमेरिका की जो बिल्कुल आइडियोलॉजी को फॉलो करे, वो लीडरशिप आए, वो नहीं आई। तो कुछ भी हासिल एक्चुअली नहीं हुआ। हाँ, जरूर बर्बादी बहुत हुई है, विध्वंस हुआ है, लोगों की जानें गई हैं, मानवीय कुकर्त जरूर हुए हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज हुई है कि ईरान को हॉर्मुज की जो एक विशेषता है, उसका जो महत्व है, वो जरूर मालूम पड़ गया कि वो किस तरह से एक हॉर्मुज की जो 55 किलोमीटर का जो एक स्ट्रेट है, उसको किस तरह से एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ देकर अपने पक्ष में कर सकता है। और यही उसने किया, और पूरे विश्व को इसका प्रभाव देखने को मिला। हम सब इससे प्रभावित हुए। एनर्जी एक ऐसी चीज है जो पूरे विश्व में चाहिए, और इसका जो सोर्स है, जो एक्चुअल में केंद्र है, वो अरब देश हैं, मिडिल ईस्ट है, गल्फ कंट्रीज हैं। और वहां पे अगर उनको आने जाने का साधन नहीं होगा, तो कोई भी उस तेल को लेकर, पीएनजी को, एलपीजी को लेकर बाहर नहीं आ पाएगा। और जब ये हुआ तो पूरे विश्व में इसका एक बहुत कहा जाए कि नेगेटिव में प्रभाव पड़ा। हर एक जगह कहीं तेल की कीमतें बढ़ गई, एलपीजी की कीमतें बढ़ गई, त्राही त्राही मच रही थी, लोगों को संशय था। और ये आज भी स्थिति वैसी है, क्योंकि अब ईरान को एक ऐसी चीज मिल गई है जिससे वो पूरे जीवन में
कमाई कर सकता है। और एक पोस्ट भी 1 या 2 दिन पहले, नहीं परसों की बात है, कल की बात है, जब प्रेसिडेंट ने उसमें कहा कि वी विल अर्न लॉट ऑफ मनी, तो वो भी एक संदेश दिया कि एक इससे वो अपना भी प्रभाव वहां पे रखना चाहते हैं। लेकिन अभी तक मुझे ऐसा लगता नहीं है कि उसमें भी उनको कुछ सफलता हासिल हुई है। और आज ही ये इतना नाजुक है, जैसे आपने खुद कहा, क्षणभंगुर, क्षण में जो भंग हो जाए उस तरह का फ्रेजाइल एक संघर्ष विराम है। और इस पे किसी को विश्वास नहीं है। ऑलरेडी लेबनान के ऊपर संशय बना हुआ है। अमेरिका कहता है लेबनान शामिल नहीं है, पाकिस्तान कहता है लेबनान शामिल है, और ऐसे देश इसमें मेडिएशन कर रहे थे कि जिनकी खुद की विश्वसनीयता 0 है। मैं इस पे आने वाला हूं सर, और आ ही गया, बल्कि आप ले आए मुझे। सर ये सही है कि कल से पहले तक आप और हम ये बात पूरी मजबूती से कह सकते थे, प्रमाणों के साथ कह सकते थे कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है इसकी कोई स्टैंडिंग नहीं है, और इसकी बातों को कोई वजन नहीं देता दुनिया में, और इसकी बातों को गंभीरता से न लेना ही हमारे लिए और दुनिया के लिए बेहतर था, और वही लोग कर रहे थे। लेकिन सर आपने कल देखा होगा, कल सुबह सुबह मैं उठा और जैसे ही मैंने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का पोस्ट देखा जिसमें वो ये कह रहे थे कि मैं बड़े खुशी से घोषित कर रहा हूं कि एक सीज फायर के लिए हम तैयार हो गए हैं अमेरिका और ईरान के बीच में, और ये वॉरिंग पार्टीज जो है वो 2 हफ्ते तक कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगी, और इसके लिए मैं दोनों देशों की लीडरशिप का शुक्रिया अदा करता हूं। उसके बाद पोस्ट आए ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियां की तरफ से और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। दोनों ने पाकिस्तान के रोल को अप्रिशिएट किया अपने ऑफिशियल पोस्ट में, और उसके बाद भी दुनिया के कई और वर्ल्ड लीडर्स के भी इस तरह के बयानात सामने आए या पोस्ट आए, और इसको लेके भारत के भीतर भी एक चर्चा छिड़ गई कि क्या इस मोर्चे पर इस जो कूटनीतिक कोशिश हो रही थी और जिसमें भारत भी अपनी भूमिका निभा सकता था, अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकता था, उसमें हम चूक गए। व्हाट्स योर टेक? राजेंद्र जी, जो आप कह रहे हैं इसमें काफी चर्चा का विषय है, लेकिन 1-2 चीजें हैं। एक तो ऐसा देश जिसकी क्रेडिबिलिटी 0, और दूसरा एक ऐसा देश जो टेररिज्म, आतंकवाद का एक केंद्र है, वह शांति की स्थापना करने, मीडिएशन करने 2 देशों के बीच में चल रहा है। एक प्रभावशाली अमेरिका मिलिट्री पावर है, इकोनॉमिक पावर है, दूसरा ईरान जो कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहा है। और तब उसके कहने से अगर ये रुकता है तो इसमें हर जो भी थोड़ा सा जिम्मेदार है, जो जियोपॉलिटिक्स को समझता है, उसको कुछ ना कुछ संदेश होने लगता है, उसको संशय होने लगता है कि इसमें कुछ काला जरूर है। क्योंकि जब तक कोई प्रभावशाली देश जिनकी खुद की विश्वसनीयता बहुत ही ऊंचे दर्जे की हो, वह इसमें नहीं इन्वॉल्व होंगे, यह चलता रहेगा। पाकिस्तान आज कुछ कहेगा, कल कुछ कहेगा। धोखे के मामले में वो बिल्कुल मैं समझता हूं यश और कीर्त उसमें के शीर्ष पर है। धोखा देने में, धोखे से बोलने में, धोखाधड़ी में, आतंकवाद में, जिसका ये चरित्र हो उसका कैसे आप विश्वास करके उसकी मध्यस्थता में कैसे कोई चीज अच्छी हो सकती है। उसने मध्यस्थता में भी धोखा दिया होगा, एक देश को कुछ बोला होगा, दूसरे को कुछ बोला होगा। ये आप और यही आज मालूम पड़ रहा है कि वो कह रहा है कि लेबनान इसमें शामिल है, अमेरिका कह रहा है लेबनान इसमें शामिल नहीं है। ये देखिए, अभी मुश्किल से 36 घंटे हुए हैं इसको संघर्ष विराम को लागू हुए, और उसमें ही जो वारिंग देश हैं वो उनसे एक अलग भाषा बोल रहे हैं। सर, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो आपने कहा ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, पूरी दुनिया में ये बात चर्चा का विषय बनी हुई है कि क्या 2 वॉरिंग
पार्टीज को, अलग अलग लोगों को अलग अलग किस्म के प्रस्ताव दिए गए पाकिस्तान की तरफ से, इसलिए क्योंकि अमेरिका और इजराइल साफ मना कर रहे हैं कि लेबनान किसी शांति वार्ता का हिस्सा नहीं है, उस पर कोई समझौता नहीं हुआ है। लेकिन खुद पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में यह बात ऑफिशियली कह दी है कि नहीं, लेबनान हिस्सा है। और ईरान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का वो पोस्ट कोट करते हुए कहा है कि ये देखिए, इसमें लेबनान का जिक्र है और लेबनान पर ना हमला करने की बात है। इसके अलावा सर मैं आपको बताऊं, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बनीज, उन्होंने भी लेबनान में शांति की बात कही है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो, उन्होंने भी कहा है कि नहीं, लेबनान में भी शांति होनी चाहिए, वहां पे अगर हमले होंगे तो फिर शांति कैसी इलाके में। तो मेरे कहने का मतलब ये कि ये ठीक है कि अमेरिका और इजराइल डिनाई कर रहे हैं कि लेबनान हिस्सा था, लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ जो और सारे देश हैं, मसलन फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रभावशाली देश जिनकी स्टैंडिंग है दुनिया में, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं या जो लेबनान का जिक्र है वो सही था। इस पर मैं आपका टेक जानना चाहता हूँ। राजेंद्र जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, वो उनकी इच्छा है कि अगर शांति स्थापित यहाँ होनी चाहिए तो लेबनान भी इसका पार्ट होना चाहिए। लेकिन वो इसमें कहीं भी किसी प्रकार ना तो मध्यस्थता में शामिल थे, ना किसी प्रकार का उनको मालूम है। लेकिन ये जरूर, और एनी मैन विद अ लिटिल नॉलेज ऑफ जियोपॉलिटिक्स विल से द सेम थिंग जो फ्रांस के मैक्रोन साहब कह रहे हैं या अल्बनीज साहब कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जो कहा, क्योंकि इजराइल इस बात पे कभी भी किसी तरह से एग्री नहीं करेगा कि वो लेबनान में भी शांति स्थापित, वहां पे उसके ग्राउंड ऑपरेशन चल रहे हैं, वो उसके बॉर्डर्स पे है। सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है इन नॉन स्टेट एक्टर्स का, इजराइल झेलता है। हमास का, हिजबुल्लाह, हौती, वो इजराइल। तो उसकी जो सुरक्षा संबंधित जो उसके कारण है और जो सुरक्षा संबंधित जो उसकी रचना है, वो एक अलग है। और उसको अगर परामर्श नहीं करेंगे आप, जब मध्यस्थता कर रहे हैं और कहेंगे कि लेबनान भी इसमें शामिल है, तो ये तो नहीं है। उसको अगर इंफॉर्मेशन में रखेंगे तो बात दूसरी है। इंफॉर्मेशन इज डिफरेंट फ्रॉम परामर्श। परामर्श तो उन्होंने किया नहीं उससे, परामर्श किया केवल अमेरिका और ईरान से, और आप कह रहे हैं कि लेबनान भी इसमें शामिल है। तो ये तो बिल्कुल एक्सपोज हुआ है पाकिस्तान अपने धोखाधड़ी के मामले में। बहुत अच्छी बात कही आपने। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु अंडरलाइन किया है जो हम सबको समझना चाहिए, और सारे समझदार लोग इस बात को शायद समझ भी रहे थे। क्यों? क्योंकि इजराइल के साथ पाकिस्तान के ऑफिशियल या कूटनीतिक ताल्लुकात नहीं है। उसके ताल्लुकात या तो तेहरान के साथ हैं या तो वाशिंगटन डीसी के साथ है। वो इजराइल से बात नहीं करता है, जबकि इजराइल इस युद्ध में फ्रंट बैरियर था। इजराइल और अमेरिका दोनों साथ मिलकर जरूर लड़ रहे थे, लेकिन इजराइल सामने मोर्चे पर खड़ा है और उसके स्टेक्स ज्यादा है। और अगर आपने उससे ही बात नहीं की, अगर आपने उसके ही कंसर्न्स नहीं सुने, तो फिर वो युद्ध विराम टिकेगा भी कैसे, अगर आपने इजराइल को प्रभाव में नहीं लिया तो ये तो बात हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये भी आपने सही कहा कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जिसको कम से कम हम तो आतंकवादी नहीं कहते हैं, लेकिन इजराइल और अमेरिका आतंकवादी कहते हैं, मसलन हिजबुल्लाह, मसलन हमास या हौती जिसकी आप बात कर रहे हैं। और ये हिजबुल्लाह तो बहुत ही ताकतवर है सर, इसके खिलाफ तो बहुत लंबी जंग लड़ रहा है इजराइल, और उससे उसको खतरा भी ज्यादा है, शायद ईरान से भी ज्यादा खतरा है। तो वो तो लड़ाई करेगा ही, वो तो उनको खत्म करना चाहेगा ही। अब आपकी सर पहले वाली बात पे आता हूं मैं। आपने कहा कि उस जंग को कैसे जीता हुआ मान लिया जाए जो अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने लक्ष्य प्राप्त ना करे। और कम से कम अमेरिका के पार्ट पर तो ऐसा ही दिखता है, क्योंकि वो बार बार अपने गोल पोस्ट बदलते रहे ट्रम्प साहब। उन्होंने रिजीम चेंज की बात कही, उन्होंने परमाणु जो कार्यक्रम ईरान का है उसको ध्वस्त कर देने की बात कही। ये उनके 2-3 लक्ष्य थे, और ऐसा भी नहीं था कि उन्होंने कोई एक लक्ष्य एक समय पर बताया, वो लक्ष्य पर लक्ष्य बताते रहे इन 40 दिनों में। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या हम वो दौर देख रहे हैं जिसमें अमेरिकी महाशक्ति का जो प्रभाव था पूरी दुनिया में, वो या तो कम हुआ है या बहुत घट गया है?
बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी इसकी एनालिसिस करके बताया है। और जरूरी अगर कहा जाए तो अमेरिका का प्रभुत्व और प्रभाव जो एक बहुत बड़ी शक्ति है, मिलिट्री शक्ति है, इकोनॉमिक शक्ति है, जरूर कुछ घटा है। क्योंकि ईरान ने जिस तरह से, ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान इसमें विजयी हुआ है, मैं ये कह रहा हूं जिस तरह से उसने सामना किया है अमेरिका का, जिस तरह से उसने उनको जवाब दिया है हर एक अटैक का, वह एक एज ए मिलिट्री मैन आई से बहुत प्रशंसनीय है। और उन्होंने अपने राष्ट्र की संप्रभुता को बचाने के लिए वह सब कुछ किया जो एक राष्ट्र को करना चाहिए। ईरान विध्वंस बहुत हुआ है, डैमेज बहुत हुआ है, बहुत लोगों की जानें गई हैं, तमाम लोग आज भी अस्पताल में होंगे, ये सब उसने सहा है। लेकिन उसके बावजूद जब ऐसा दौर आया जब कहा कि एक सभ्यता 12 घंटे में बर्बाद हो जाएगी, ईरान एक बहुत बड़ी सभ्यता, मतलब 6000 साल पुरानी सभ्यता है, और जब सभ्यता की बात आई तो पूरे ईरान के, जो कि ईरान में इतनी ज्यादा यूनिटी नहीं है, लोग कमनैनी की शासन से काफी नाराज थे, काफी लोग हैं वहां पे, स्पेशली द वुमेन वगैरह। लेकिन उसके बावजूद जब ईरान की प्रभुता संप्रभुता की बात आई तो सब एक साथ हो गए, और उसमें उनको लगा कि हम तो एज ए नेशन विल फिनिश आवरसेल्फ, अगर हम साथ नहीं हुए। तो उनको जुड़ाने में ये जो सभ्यता को बर्बाद करने का जो स्टेटमेंट था, उसने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। पूरा राष्ट्र एक साथ हो गया, और यही कारण है कि जिस तरह से उन्होंने, उनकी एयरफोर्स बिल्कुल प्रभावहीन थी, एयर डिफेंस वेपन सिस्टम भी प्रभावहीन थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मिसाइल्स, ड्रोन के हमले किए, लास्ट डे तक वो कर रहे थे। और आज भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उनकी ताकत जीरो हो गई है, लेकिन बहुत क्षीण जरूर हुए हैं, कमजोर हैं, और अगर ज्यादा दिन लड़ाई चली तो और भी इनका नुकसान ही होगा, मानवीय तौर पे भी, और एज ए आर्थिक रूप में भी, और मिलिट्री रूप में भी, सब तरफ से ईरान का नुकसान होगा। और अमेरिका का भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है, क्योंकि इसने ऐसे ऐसे टारगेट्स को मारा है। इसने जेराल्ड फोर्ड को अटैक किया, इसने एयरक्राफ्ट कैरियर जो थे उन सब पे अटैक किया, इसने सारे जितने भी खाड़ी के देश थे जहां अमेरिकन बेसिस थे, अमेरिकन बेसिस को भी किया और खाड़ी के देशों को भी किया। तो एक नया दौर शुरू हुआ है जिसमें ईरान जरूर हिम्मत के साथ डटा रहा, लेकिन ये नहीं है कि ईरान जीत गया है। ना ईरान जीता है, ना अमेरिका जीता है, लेकिन इसमें एक पूरे विश्व का नुकसान हुआ है। अमेरिका की साख जरूर नीचे आई है, क्योंकि अल्टीमेटली जहां वो कह रहे थे कि आज की रात एक ऐसी रात होगी जिसमें एक सभ्यता बर्बाद हो जाएगी, ये सब पूरा विश्व सोच रहा था क्या न्यूक्लियर अटैक करेंगे। लेकिन उसके बाद अर्ली मॉर्निंग, उस जो समय था उससे 1.5 घंटे पहले वो एक ट्वीट करके और सीज फायर घोषित करते हैं। तो इससे बहुत कुछ पूरे विश्व को एक ये तो मैसेज गया ही है कि अमेरिका जरूर झुका है। अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन नहीं करना चाहता, क्योंकि उनके लोकल जो वहां के जो कमांडर्स हैं, उसके अलावा उनकी जो पॉपुलेशन है, नन ऑफ देम वांट कि ग्राउंड ऑपरेशन के, और ग्राउंड ऑपरेशन के बिना हॉर्मुज की खाड़ी पर अपना प्रभाव, अपना प्रभुत्व हासिल करना इज टोटली इम्पॉसिबल। और ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इनको करीब, मैं समझता हूं, अच्छे खासे 1.5 लाख से ज्यादा ट्रुप्स चाहिए, जो कि वहां पे उनको बेस स्थापित करना पड़ेगा। उसके बाद ये जितने भी आइलैंड्स हैं उन पे अपना हमला करना पड़ेगा, उसके बाद उनको कब्जे में लेना पड़ेगा। ये सब चीजें रिक्वायर्ड ट्रुप्स, बूट्स ऑन द ग्राउंड, और इसके लिए आज अमेरिका तैयार नहीं है कि वो जहां भी उसने बूट्स ऑन द ग्राउंड डाले हैं वहां पे उसको मुंह की खानी पड़ी है। सर, एक मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, बहुत चर्चा का विषय रहा जब ये जंग शुरू हुई थी, तो और मैं कोशिश कर रहा हूं कि दुनिया के साथ साथ जो भारत का पर्सपेक्टिव है उस पर भी हम चर्चा करते रहें।
क्योंकि एनर्जी क्राइसिस हमने भी देखी, खासकर एलपीजी के मामले में, और चीजों में तो कम देखी, एलपीजी के मामले में देखी है पूरी दुनिया की तरह से। लेकिन सर ये जो ईरानी नेवी का एक जहाज भारत में आमंत्रित था, आपको याद होगा जंग की शुरुआत में, और वो जी जी इवेंट खत्म जी। होने के बाद फरवरी के लास्ट में यहाँ से वापस जा रहा था, और जैसे ही वो इंटरनेशनल वाटर्स में पहुंचा उसको टॉर्पीडो से हिट करके खत्म कर दिया गया, और उसमें उनके बहुत सारे नौसैनिक, ईरानी नौसैनिक जो कि अनगार्ड थे, जो तैयार नहीं थे इस हमले के लिए, वो शहीद हो गए, आप कह सकते हैं, या मारे गए। और एक देश में ये बहस छिड़ी कि इस पर भारत को अपनी आपत्ति जाहिर करनी चाहिए थी, इसलिए क्योंकि वो भारत का मेहमान था और अभी अभी भारत के प्रभाव से बाहर निकला था, अभी भी भारत की समुद्री सीमा से बाहर निकला था, और इसका मैसेज गलत गया है कम्युनिटी में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में, कि हमने उस बात पर भी कुछ नहीं कहा जिसको होस्ट हम कर रहे थे, जिसके आयोजनकर्ता हम थे, और हमारे वहां से वो जहाज अभी अभी निकला था। इस पर आपका क्या कहना? रजन जी, अगर इसको करेक्ट पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के लिए विशाखापट्टनम वो जहाज आया था, उसने इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में पार्ट लिया, उसके बाद वो वापस जा रहा था, और जब उसके देश में लड़ाई छिड़ी हुई है, उस वक्त लड़ाई शुरू हो गई थी 28 तारीख को, 28 फरवरी को, और जब वो इंडिया के टेरिटोरियल वाटर से निकल गया है, उसके बियॉन्ड है, तो हाई सीज में भारत का कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। और सबसे क्लोजेस्ट जो एक इनका जो सी फेरर्स हैं उनके लिए एक है जो एक परंपरा है और एक कुछ तरह का नियम कानून भी है, जिसमें कि जो क्लोजेस्ट देश होता है वो उसकी मदद करता है। श्रीलंका वॉज द क्लोजेस्ट, श्रीलंका ने उसकी मदद की, भारत से उसने मदद भी नहीं मांगी। जो दूसरा जहाज था उसकी भारत ने प्रॉपर मदद की है, और वो शायद कोचीन से गया है अगर आपको याद हो, और उसके बाद वो सही सलामत पहुंचा। ये जो है वाकई में उनकी अपनी जिम्मेदारी थी कि जब उनका खुद का देश लड़ाई में है तो उसकी अपनी रक्षा करना, उस शिप की रक्षा करना, या फिर भारत से मांगना, ना तो सुरक्षा मांगी ना कुछ मांगी, तो इसमें भारत को ब्लेम करना शायद उचित नहीं होगा। भारत की जिम्मेदारी भारत के टेरिटोरियल वाटर्स में और भारत के कोस्टल एरियाज में, यस, बट नॉट बियॉन्ड दैट। उसके बाद तो आप तकनीकी रूप से सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, भारत उसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन क्या भारत इस बारे में कोई बयान भी जारी नहीं कर सकता था, या इस बारे में कोई इस प्रकार की बात भी नहीं कह सकता था जिससे ईरानियंस को ये लगे कि ठीक है, हम उनके होस्ट थे और दुख हमको भी है? नहीं, ऐसा तो मैं समझता हूं जरूर कुछ एक्सचेंज हुआ होगा, शायद पब्लिकली ना किया गया हो, लेकिन जरूर भारत ने कुछ अमेरिका को भी बताया होगा, ईरान से भी बातचीत की होगी। कूटनीति में हर चीज बाहर नहीं आती है, बहुत कुछ चीजें छुपी रहती हैं, ये जरूर हुआ होगा। भारत ने जरूर अपनी निराशा दर्शाई होगी इस बात पे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई कहे कि भारत उसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, वो शायद सही नहीं है। बिल्कुल आप सर, ये तो जिसको भी थोड़ी भी अंडरस्टैंडिंग है इस विषय की, वो ये समझ सकता है कि भारत उसको कोई मिलिट्री जो है सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकता था, क्योंकि वो भारत की समुद्री सीमाओं से दूर जा चुका था, बाहर था, और ऐसा कुछ उसने डिमांड भी नहीं की थी कि भारत ऐसा कुछ करे। अगर ऐसी कोई अपेक्षा भारत के सामने रखी जाती और भारत तब उसको मना करता तो जरूर हम जिम्मेदार होते। और आपने बिल्कुल सही कहा कि उसके ठीक बाद कोची में जो है उनको डॉक करने के लिए उन्होंने एक परमिशन मांगी, और हमने दी भी एक ईरानी नेवल शिप को। बिल्कुल ठीक कहा आपने सर। एक ये मेरा आखिरी सवाल है इस चर्चा का, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, इस वॉर ने 40 दिन के सबसे ज्यादा दुनिया में क्या बदला है? सैनिक तौर पर आप क्या सबसे ज्यादा बदला हुआ देख रहे हैं? मैं तो यही कहूंगा कि हमारे जो बहुत चाणक्य ने भी कहा और बाकी भी तमाम मिलिट्री जो जियोपॉलिटिक्स के ऊपर जिन्होंने लिखा है हमारे, उसमें बेसिक्स में यही है कि आपको जब भी किसी युद्ध में जाना है, पहली बात, युद्ध शुड बी द लास्ट रिसोर्ट। युद्ध हर समस्या का समाधान नहीं होता,
युद्ध कैन सेंड मैसेजेस, संदेश दे सकता है। मैं समझता हूं कि पूरे मिलिट्री हिस्ट्री के इतिहास में देख लीजिए तो केवल बांग्लादेश एक अकेला उदाहरण होगा जहां पे कि बाई थ्रू मिलिट्री मींस यू क्रिएटेड अ नेशन। अदरवाइज जितने भी हैं वहां पे आप उलझते ही जाते हैं। संवाद से ज्यादा बेटर है किसी भी समस्या का समाधान हासिल करना। और दूसरा है कि जब भी आप युद्ध में जा रहे हैं एज ए लास्ट रिजॉर्ट, तो कभी भी इस एरोगेंस के साथ नहीं जाएं कि हम तो बहुत सुपीरियर हैं। आपको दुश्मन की शक्ति को भी आंकना पड़ेगा, उसको केटर करना पड़ेगा, उसको सोच समझ के फिर आपने आगे बढ़ना है, नहीं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। हम लोग हमेशा अपनी ट्रेनिंग में दुश्मन की शक्ति शुरू में एनालाइज करते हैं, हमारा जो एप्रिसिएशन होती है कि उसके स्ट्रॉन्ग वीकनेस कहाँ है, स्ट्रेंथ कहाँ है, वीकनेस कहाँ है, और उसी तरह से हम अपनी भी स्ट्रेंथ और वीकनेस, और फिर अपनी स्ट्रेंथ को सही जगह पे इस्तेमाल करते हैं, उसकी वीकनेस को हम देखते हैं और वहां पे जाते हैं। तो और जहां भी उसकी शक्ति है उसको अवॉइड करते हैं। ये जो चीजें हैं ये सीखनी चाहिए। और एरोगेंस जिस तरह से आप स्टेटमेंट दे रहे हैं जो अहम, और वो शायद हमेशा राइट फ्रॉम डे वन की सरेंडर, जबकि कहीं भी नहीं था। भारत ने भी सरेंडर करवाया, लेकिन भारत ने उस समय, जबकि लड़ाई 3 दिसंबर को शुरू हुई थी, जब 12 और 13 दिसंबर को उसको पूरा मालूम था, जमीनी हकीकत जो थी कि पाकिस्तान अब जम नहीं सकता, उस वक्त उससे कहा कि बर्बादी से बचो और अपने जवानों की जानें बचाओ। और क्योंकि वो तो सरेंडर होना था, अगर नहीं 16 दिसंबर को नहीं होता तो 5-6 दिन बाद होता और ज्यादा बर्बादी होती, तब उन्होंने कहा। और वो जमीनी हकीकत से बिल्कुल मेल खाता था। यहाँ पे एक जमीनी हकीकत कुछ थी और आप उसको साइकोलॉजिकल वॉर इज अ वेरी गुड टूल इन अ वेपन। परसेप्शन मैनेजमेंट, विमर्श की लड़ाई भी बहुत बड़ी लड़ाई होती है, दिमाग की लड़ाई भी होती है, लेकिन उसमें तथ्य होने चाहिए, वो जमीनी हकीकत से मेल खाता हो। ये नहीं कि वो अलग है और वो अलग है तो कोई विश्वास नहीं करेगा, फिर आप यू गेट एक्सपोज्ड। तो ये कुछ लेसन्स हैं। वॉर शुड बी द लास्ट रिसोर्ट, नॉट द फर्स्ट रिसोर्ट। एंड हर चीज को जमीनी हकीकत के साथ अगर आप विमर्श को बनाएंगे तो जरूर ठीक है। संवाद, आप कह रहे हैं सर ये लेसन जो है दुनिया की सबसे बड़ी पावर को सीख लेना चाहिए और उसके साथ साथ दुनिया की और पावर्स को भी सीख लेना चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। दे नीड टू लर्न। और एरोगेंस, अहंकार जो हमारे भारत में, जिसके लिए बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ बताया गया है, हमारे संतों ने कहा है कि ये बहुत ये है कि कभी नहीं अहंकार में रहो, कभी नहीं। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। ये अहंकार किसी का नहीं रहता। थैंक यू सो मच सर। अहंकार किसी का नहीं रहता, और ये जो आपकी लाइन है आखिरी, ये सबको समझ लेनी चाहिए, व्यक्ति के तौर पर भी, संस्थानों के तौर पर भी, राष्ट्राध्यक्षों के तौर पर भी, और सैनिक ताकतों के तौर पर भी। Thank you so much for this very candid conversation, and you have said many things which are very important militarily and geopolitically. Thank you so much, sir. आगे भी आपसे हम बात करते रहेंगे। Thank you. Thank you so much, Rajan ji. It was a pleasure talking to you. We discussed on many important issues, and such knowledge from you really impressed me. We will continue. Thank you. Thank you. Jai Hind. Jai Hind, sir.